हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी के सामने आया हूं अपनी ग्रामर की वीडियो के साथ, जिसमें कि दोस्तों आज मैं आपको जो प्रोनाउन का नेक्स्ट काइंड जो क्लियर करने वाला हूं। और जैसे कि हमारी जो पिछली वीडियोस हुई उसमें हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो था वो अच्छे से कवर हो गया। तो आज हम अपना प्रोनाउन का सेकेंड काइंड दैट इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो अपना कवर करेंगे। और दोस्तों ये जो आज की वीडियो इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन मेरा निकलता है। साथ ही साथ आज आप एक ऐसा पॉइंट सीखेंगे, एक ऐसा कंसेप्ट सीखेंगे जो कि आज तक जो आप बोलते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, या फिर जो अब तक आपने पढ़ा वो गलत पढ़ा, लेकिन आप आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सीख के जाएंगे, जिससे कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, डेली लाइफ है, हमारी डे टू डे लाइफ जो है, इसमें भी आपको जो एक बढ़िया सा सेंटेंस आज आपको मिलेगा जो कि आप अब तक गलत बोल रहे थे, आज के बाद आप उसको गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए भाई आज की जो वीडियो उसकी शुरुआत कर रहा हूं। और भाई पिछले 2 दिनों से वीडियो में नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा सा सेटअप में मुझे चेंजेस करना था, साथ ही साथ मैं फिजिकली फिट नहीं था, तो इस वजह से मैं जो है 2 दिन अपनी वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन कोशिश करूंगा आपकी जो क्लासेस है, वीडियोस हैं, वो रेगुलर में दे पाऊं। ठीक है जी, तो चलिए आज की जो मेरी क्लास होने वाली है, सेशन होने वाला है, उसमें मैं बात करूंगा भाई पूरी की पूरी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब देखिए भाई ये जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसकी क्या कहानी है, कैसा ये प्रोनाउन होता है, किस तरीके से ये काम करता है, इससे रिलेटेड आज हम 0 to हीरो क्लासेस अपनी लेने वाले हैं। भाई देखो, सबसे पहली बात डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो ये वर्ड है इसको आप सभी जानते हैं। प्रोनाउन मींस कोई भी एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह आ रहा है, वही मेरा प्रोनाउन है। लेकिन ये भाई प्रोनाउन कैसा है, ये प्रोनाउन मेरा है डिमोन्स्ट्रेटिव। इट्स मींस इसका काम क्या होगा, तो इसका काम होगा इट डिमोन्स्ट्रेट। ठीक है जी, इसका काम क्या होगा, इट डिमोन्स्ट्रेट। अगर मैं इसके बारे में बात कर लूं तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मेरा होता है, उसका काम क्या होता है भाई, उसका काम होता है डिमोन्स्ट्रेट करने का। अब डिमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, तो भाई डिमोन्स्ट्रेट करने का आपका मतलब होता है इशारा करना। डिमोन्स्ट्रेट करने का मतलब आपका क्या होता है भाई, इशारा करना। इट्स मींस जब भी कभी आप किसी की तरफ को इंडिकेशन कर रहे हैं, इंडिकेट करना चाह रहे हैं आप किसी चीज को, तो जो आप उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं वो सारे के सारे मेरे भाई आपके कहलाए जाते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि भाई अब आप समझ सकते हैं इशारा करना क्या होता है। जैसे मैं बोल लूं कि यह बोर्ड है, ये मार्कर है, तो मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ये इशारा करने का कहानी क्या है, क्या कैसे करते हैं, किस तरीके से ग्रामर में प्रोनाउन आते हैं, ये सीखना है हमको। तो इसको समझो भाई। देखो, आप सभी जानते हैं कि जिस भी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा होगा वो 2 तरीके की हो सकती है। एक तो भाई इशारा आप किसी एक चीज की तरफ कर सकते हैं, इट्स मींस इशारा आप कर सकते हैं किसी भी सिंगुलर टर्म की तरफ। और भाई दूसरी कंडीशन और भी बन सकती है कि जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो है आपकी प्लूरल टर्म। ठीक है जी, तो इशारा 2 तरीके की चीजों की तरफ किया जा सकता है, तो सिंगुलर थिंग की तरफ या फिर आपका किया जा सकता है मेरे भाई प्लूरल थिंग की तरफ। तो किस तरीके से आपको करना है ये आपका मैटर डिपेंड करता है। अब भाई देखो, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये बात समझ सकते हैं कि हम एक वस्तु को दिखाना चाह रहे हैं या फिर एक से ज्यादा वस्तु को दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी तो मैटर करता है कि वो वस्तु है कहां। इट्स मींस उसकी मतलब उस वस्तु की हमसे पोजीशन कितनी दूरी पर है, तो वो भी आपके प्रोनाउन में बहुत मैटर करते हैं। इट्स मींस वो जो आपकी वस्तु है वो आपके नियर है या फिर आपसे फार है। ठीक है जी, नियर समझते हैं मेरे भाई, नियर का मतलब होता है पास। ठीक है, और जो आपका फार होता है, फार का मतलब होता है दूर। और भाई इसके लिए एक वर्ड और भी यूज किया जा सकता है आपका रिमोट। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं रिमोट एरियाज, इट्स मींस दूर दराज के इलाके। ठीक है जी, तो अब तक हमने क्या सीख लिया कि हम जो इशारा करने वाले हैं किसी भी चीज की तरफ, तो इशारा करने से पहले हम देखेंगे कि जो वस्तु है वो कैसी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वस्तु तो हमने देख ली सिंगुलर प्लूरल है, साथ ही साथ देखना है कि वो कहां पर है, हमारे पास है या फिर हमसे दूर है। ठीक है जी, अब ध्यान से बात को समझना भाई, कैसे कहानी चलती है। तो कहानी मेरी ऐसी चलेगी कि अगर आपकी वस्तु सिंगुलर है प्लस आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो नियर है, तो मेरे भाई आप उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे दिस का। आप किसका यूज करेंगे मेरे भाई, दिस का। और इसी के साथ ही साथ अगर वस्तु सिंगुलर है लेकिन वो वस्तु आपकी कैसी है, दूर है, तो आप भाई उसके लिए यूज करेंगे दैट का। बात कुछ दिमाग में जमी भाई, नहीं जमी, कैसे समझो, ऐसे समझो। मैं आपसे बोलता हूं यह मार्कर है,
मैं बोलता हूं यह मार्कर है तो मैं बोलूंगा दिस इज अ मार्कर। लेकिन मेरे भाई इसी मार्कर को मैं दूर रख रहा हूं, ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इतनी दूरी नहीं होगी। मैं सोचता हूं मैंने अपना जो टेबल पे इसको रख दिया और मैं बोलता हूं कि यह मार्कर है, हालांकि अब भी पास है तो अब भी दिस बोलूंगा, लेकिन मुझसे काफी दूरी पर एक सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूंगा दैट इज अ मार्कर। समझ रहे हैं भाई, जब मेरे पास हाथ में है तो दिस इज अ मार्कर, लेकिन अगर इसी मार्कर को बहुत दूरी पर रख दूं या फिर काफी दूरी पर रख दूं तो मैं बोलूंगा दैट इज अ मार्कर। समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास बोर्ड है, मैं बोलूंगा दिस इज अ बोर्ड, लेकिन मैं बोलूंगा दैट इज अ बॉल। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं और एग्जांपल दूं, मैं बोल सकता हूं आपके सामने कि दिस इज अ डस्टर। डस्टर दिस क्यों लगा रहा हूं? एक तो पहली बात सिंगुलर है, एक है, दूसरी बात डस्टर मेरे बिल्कुल करीब है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ डस्टर, लेकिन इसी डस्टर को दूरी पे रख देता हूं तो मैं बोलूंगा दैट इज अ डस्टर। बात समझ में आ रही है भाई? तो अगर कोई भी आपकी वस्तु है वो आपके पास है, सिंगुलर है, तो आप उसके लिए दिस का यूज करेंगे, लेकिन कोई वस्तु है वो दूरी पर है, आपको उसको दिखाना है और वो सिंगुलर है, तो भाई उसके लिए आप दैट का यूज करेंगे। बात समझ में आई भाई? नहीं आई? बात समझ में आ गई? चलो, इसी के साथ ही साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो आपकी कैसी हो भाई? प्लूरल हो, एक से ज्यादा पेन के बारे में बात करो। जैसे कि मैंने अभी गलत एग्जांपल हो गया मुझसे जब मैं बोला था दिस इज अ, क्योंकि मेरे हाथ में दो मार्कर थे, तो भाई वहां पर दिस नहीं आ सकता, ठीक है, उसके लिए मुझे अलग प्रोनाउन लेने होते हैं। कौन कौन से भाई? तो वहां पर आप यूज करेंगे दीज का या फिर आप वहां पर यूज करेंगे दोज का, लेकिन कंडीशन याद रखिए कि ऑब्जेक्ट आपका रिमोट है, अभी जो ऑब्जेक्ट आपका दूरी पर है, और इस कंडीशन में जो आपका ऑब्जेक्ट है भाई मेरे वो आपके पास है। बात समझ में आ रही है? तो जब आपका ऑब्जेक्ट आपके पास है लेकिन आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर यूज करेंगे दिस का। लेकिन जब आपका कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूरी पर है लेकिन आप उसको दिखाना चाह रहे हैं और वो प्लूरल है, तो आप वहां पर यूज करेंगे मेरे भाई दोज का। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? पॉइंट क्लियर हो गया होगा? तो दिस दैट दीज दोज आपको याद रखना है। दिस दैट का कंसेप्ट क्या है कि जब सिंगुलर है पास है तो दिस, जब सिंगुलर है दूर है तो दैट। इसी के साथ ही साथ जब प्लूरल है पास है तो दीज, और जब प्लूरल है दूर है तो आपका दोज। बात समझ में आ गई? ये आपकी डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल होने वाला है, स्पोकन इंग्लिश में भी ये हमारा एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप सभी के साथ, ठीक है जी। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। तो ये तो मेरी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात होगी, लेकिन इसी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इन्हीं प्रोनाउंस की मदद से जो ये चार आपके प्रोनाउन है, एक मेरी बहुत जबरदस्त एरर निकलती है जो कि एसएससी मेंस तक जाती है, बैंक्स में आती है, और ऑलमोस्ट हर एक वनडे एग्जाम्स के अंदर वो एरर आपकी निकलती है। तो उस एरर की तरफ मैं आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उस एग्जाम्पल को समझना और मुझे बताना कि जी मुझे तो गलत लग रहा है या नहीं लग रहा, मतलब आपको उस एग्जाम्पल में कोई गलती नजर आएगी या फिर नहीं आती। तो अब आपको जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की सारी कहानी क्लियर होगी, ठीक है जी। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही पार्ट है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो एक एग्जांपल देता हूं बड़ा सीधा सा। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका। ठीक है जी, मैंने आप सभी के सामने एग्जांपल दिया है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका। ठीक है जी, अब इस एग्जांपल को आपको समझना है। सबसे पहली बात तो आप में से कुछ बच्चे इसकी हिंदी निकालेंगे, तो आप पहले इसकी हिंदी निकाल लीजिए। तो इसकी हिंदी क्या निकलती है कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका। इट्स मींस जो भारत की जलवायु है वो अमेरिका से अच्छी है। बात यही हो रही है भाई कि भारत की जलवायु अमेरिका से अच्छी है। लेकिन अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो भैया इसमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको। वर्ड क्या दिखाई दे रहा है भैया? देन। और इस देन के ऊपर मैंने बहुत आपको डिटेल में कंसेप्ट समझाया है कि देन की मदद से आप करते हैं कंपेयर, और कंपेयर का मतलब होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन का मतलब है तुलना, और तुलना इंग्लिश ग्रामर में तब होती है कि जब उनकी नेचर सेम हो। बात समझ रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कंपैरिजन कब करोगे? जब उन दोनों टर्म्स की जो नेचर है वो कैसी हो? सेम हो। तो भाई इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी होती है मेरी। तो देन आ गया, मींस कंपैरिजन हो रही, तो भाई एक बार इस कंपेयर को आप चेक करो कि कंपैरिजन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। तो भाई देखो, एक तरफ आपने बात करी कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इट्स मींस भारत की जलवायु। भाई बात किसकी कर रहे हो? भारत की जलवायु की। तो जलवायु अपने आप में क्या हो गया? एक तरीके से मैं बोल सकता हूं एटमोस्फेरिक कंडीशन। एटमोस्फेरिक कंडीशन ही तो है भाई, एटमोस्फेयर से रिलेटेड एक वर्ड है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये अपने आप में क्या हो गया? एक एटमोस्फेयर से रिलेटेड वर्ड हो गया।
भाई क्लाइमेट मेरी क्या है, एटमोस्फेयर से रिलेटेड वर्ड हो गया, ज्योग्राफिकल वर्ड हो गया। आपने इसकी कंपैरिजन भैया किससे करी, अमेरिका से करी। अमेरिका अपने आप में क्या है, एक नेम ऑफ कंट्री। अमेरिका अपने आप में भाई क्या है, नेम ऑफ कंट्री। ठीक है जी, अब बात को समझना, सारी कहानी क्लियर होने वाली है, सब कुछ मैं आपको इसमें समझा दूंगा, लेकिन बशर्ते आप जो समझने को तैयार हो। तो भाई आपने देखा एटमोस्फेरिक जो एक कंडीशन है, इसका आपने कंपैरिजन किया किसके साथ भाई, नेम ऑफ कंट्री के साथ। आपने क्या काम करा भाई, कंपैरिजन किया। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, क्या एटमोस्फेरिक कंडीशन जो है आपकी, क्या ये सेम है मेरे भाई नेम ऑफ कंट्री से? आप सभी जानते हैं मेरे भाई कि जो नेम ऑफ कंट्री है वो अपने आप में अलग चीज है और एटमोस्फेरिक कंडीशन अलग चीज है, तो इनकी तो नेचर सेम नहीं हुई। जब इनकी नेचर सेम नहीं हुई तो भाई इनके बीच में जो एक कंपैरिजन है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। समझ रहे हैं भाई, इनके बीच में तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, और जब इनके बीच में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते और आपने यहां पर कंपैरिजन कर दिया, इसका मतलब आपने अपने सेंटेंस को भैया क्या कर दिया, गलत कर दिया। बात समझ गए? अब इसमें से कुछ बच्चे जो चाहेंगे कि सर इसको सही किया जाए, सेंटेंस को ठीक किया जाए कि सही क्या होगा, तो भाई आप में से कुछ बच्चे इसको सही बना देंगे। और इसका सही आप क्या बनाएंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल नंबर 1 है और मैं यहां पर आपको एग्जांपल नंबर 2 देता हूं, मैं इसी को सही करूंगा, तो मैं इसको बनाऊंगा कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ अमेरिका। भाई यही होगा ना, समझ रहे हो ना, सही तो यही हो सकता है। आपने इस बार सही कैसे कर दिया, आपने सही ऐसे कर दिया कि जी इंडिया के भी क्लाइमेट की बात करी है मैंने, और यहां पर जो है मेरा अमेरिका है, मैंने अमेरिका के भी क्लाइमेट की बात करी है। तो भाई इस बार आप देख रहे हो यहां पर भी क्लाइमेट की बात हुई, वहां पर भी क्लाइमेट की बात हुई, तो इस बार कंपैरिजन आपका बिल्कुल सही हो गया। इस बार कंपैरिजन आपका बिल्कुल सही हो गया। तो जी आप कह रहे होंगे सेंटेंस मेरा सही है, लेकिन मेरे भाई मैं अब भी कह रहा हूं आपसे कि आपका सेंटेंस इस बार भी बिल्कुल गलत है। आपका सेंटेंस इस बार भी बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना मेरे भाई। आप देख पा रहे हो सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है, द क्लाइमेट ऑफ, क्या आ रहा है, द क्लाइमेट ऑफ, और आपने फिर से देखा क्या आ गया, द क्लाइमेट ऑफ। तो आप देख पा रहे हो साफ साफ शब्दों में मुझे दिखाई दे रहा है कि नाउन की क्या हो रही है, रिपीटेशन। नाउन की क्या हो रही है मेरे भाई, रिपीटेशन। और मैंने आपको जिस दिन प्रोनाउन की शुरुआत की थी उस दिन साफ साफ शब्दों में बोला था कि कभी भी नाउन की रिपीटेशन एक सेंटेंस के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। समझ रहे हैं? और इस रिपीटेशन को ही तो अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन बना। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या बना मेरे पास, प्रोनाउन। लेकिन यहां पर नाउन की रिपीटेशन हो गई, तो इट्स मीन सेंटेंस मेरा इस बार भी गलत हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन फंस जाए कि मेरा देन के साथ में कंपैरिजन हो रहा हो और नाउन की रिपीटेशन आ जाए, तो भाई इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए एक प्रोनाउन बना है। ठीक है जी, इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए एक प्रोनाउन बना है, और वो प्रोनाउन कौन कौन से, उस बात को आपको जो सीखना है, क्योंकि जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसमें जो अब मैं बताने वाला हूं वही एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो भाई मेरे प्रोनाउन बने हैं दैट ऑफ और दोज ऑफ। कौन कौन से बने हैं मेरे भाई, दैट ऑफ और आपके दोज ऑफ। ठीक है जी, इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। अब आप सभी जानते हैं कि जो दैट वर्ड था इसका यूज मैंने किसके टर्म में बताया था, सिंगुलर के टर्म में। इसी के साथ जो है मेरा दोस्त था, इसका मैंने यूज किस टर्म से बताया था, प्लूरल के सेंस में। तो अब बात को समझना कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर रिपीटेशन हो रहा है, इट्स मींस आपके सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन हुआ और कंपैरिजन के दौरान नाउन का रिपीटेशन हो गया, तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या काम करना है, तो आपको भाई काम ये करना है कि जो नाउन रिपीट हो रहा है उसको हटा देना है, और इस देन के बाद में आपको यूज करना है दैट ऑफ का या फिर दोज ऑफ का। लेकिन कब किसका यूज करना है, कि अगर कंपैरिजन आपका किन्हीं भी दो सिंगुलर टर्म्स के बीच में हो रहा है। फिर से सुनो, अगर आपका कंपैरिजन किन्हीं भी दो सिंगुलर टर्म्स के बीच में हो रहा है, तो मेरे भाई आप यूज करेंगे दैट ऑफ का। कब यूज करेंगे, जब कंपैरिजन हो रहा है सिंगुलर टर्म्स के बीच में। और मेरे भाई अगर कंपैरिजन आपका प्लूरल टर्म्स के बीच में हो रहा है तो आप यूज करेंगे दोज ऑफ का। बात समझ में आ रही है? अगर सिंगुलर के बीच कंपैरिजन हुआ तो दोज ऑफ, और सॉरी प्लूरल के बीच कंपैरिजन हुआ तो दोज ऑफ, और अगर सिंगुलर टर्म्स के बीच में कंपैरिजन हुआ तो आपका आएगा मेरे भाई देन के बाद में दैट ऑफ। बात समझ गए?
अगर सिंगुलर टर्म्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो देन के बाद में आएगा दैट ऑफ, और अगर प्लूरल टर्म्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो आप देन के बाद में यूज करेंगे दोज ऑफ। बात क्लियर हो गई भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। तब देखो इसी सेंटेंस को एक बार सही कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले आप देख रहे हो कि बात हो किसके लिए, तो भाई क्लाइमेट की हुई कि भारत की जलवायु और मेरे भाई अमेरिका की जलवायु। अब जलवायु तो सिंगुलर है भाई, क्लाइमेट है तो क्लाइमेट मेरी क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो ही नहीं सकता। तो भाई आप क्या यूज करेंगे? दैट ऑफ। लेकिन किस तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन निकलता है। तो आप यहां पर यूज करेंगे कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर। अब देखिए मेरे भाई बेटर के बाद आ गया देन, तो बेटर देन तक तो ठीक था। अब ये द क्लाइमेट ऑफ तो रिपीट हो रहा था, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई? बेटर देन दैट ऑफ अमेरिका, दैट ऑफ अमेरिका। बात क्लियर हुई भाई सभी को? अब देखो आप इस सेंटेंस जो मैंने ये वाला लिखा ये 100% सही है, और ग्रामरियन के या फिर एग्जामिनर के मन की बात मैंने इसमें कर दी। ग्रामरियन या फिर जो एग्जामिनर है उसके मन की बात मैंने कर दी। तो एग्जामिनर यही चाहता है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन हो रहा है, इट्स मींस देन आ रहा है, तो भाई आप ध्यान देना कि अगर कंपैरिजन सिंगुलर के बीच में हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिंगुलर टर्म्स के बीच कंपैरिजन हुआ, तो आपको यूज करना है दैट ऑफ, और अगर कंपैरिजन आपका प्लूरल टर्म्स के बीच हो गया तो आपको यूज करना है मेरे भाई दोज ऑफ। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा दोज ऑफ की बात कर लेता हूं, दैट ऑफ की तो मैंने कर ली। तो देखो भाई जल्दी से और एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल समझ में आया मेरे भाई? नहीं आया? इस एग्जांपल को मेरे कहने से जब मैं समझाता हूं, एक बार फिर से खुद से लिखना। सबसे पहले इस तरीके से लिखना, इसकी हिंदी निकालना। हिंदी कैसे निकालोगे? कि भारत की जलवायु अमेरिका से अच्छी है। भाई बात हो रही है भारत की जलवायु की, तो उसकी बात अमेरिका से कैसे हो जाएगी? समझ रहे हैं? तो अमेरिका की भी जलवायु होनी चाहिए, तब मेरा कंपैरिजन हो सकता है। जैसे कि आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक बहुत प्यारा एग्जांपल दिया था कि अगर मैं एक टीचर हूं तो मेरी तुलना एक टीचर से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी तुलना आप एक बहुत जेंटलमैन लोग इंसान से कर दें। समझ रहे? इसी प्रकार से अगर आपका 5 साल का लड़का है तो भाई उसकी तुलना किसी दूसरे 5 साल के बेटे से या किसी लड़के से ही करो। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा 5 साल का है और आपके पड़ोसी का जो बेटा है उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, गवर्नमेंट जॉब उसकी लग गई, तो आप बोलो बेटा तू तो बहुत नालायक है, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो बात गलत है। ठीक है जी? और मुझे याद आ रहा है मेरे घर वाले बोलते हैं तू गधा है, तो भाई मैं इंसान, मेरी तुलना गधे से कैसे हो सकती है? इट्स मीन्स मैं हमेशा खुश रहता हूँ। समझ रहे हैं ना कि ग्रामर नहीं पढ़ी, मेरी क्लास नहीं ली, वरना मेरे घर वाले भी ठीक बोलते। समझ रहे हैं ना भाई? तो इस तरीके से आप चीजों को समझना। इस एग्जाम्पल पे जरूर वर्क करना, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। अब मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल शीशे की तरह कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान रखना दैट ऑफ और दोज ऑफ का। चलो भाई देखो, मैं एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया सा दूंगा, इजी दूंगा, जिससे आपको दिक्कतें ना आए आगे चल के। देखिए भाई मैंने एग्जाम्पल आपके सामने दिया, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, कि दी मैंगोज ऑफ हापुड़ आर मोर स्वीट देन दिल्ली। ठीक है, हालांकि स्वीटर देन दिल्ली भी लगाया जा सकता था, इसमें इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना भाई। अब देखिए मैंने यहां पे बोला कि मैंगोज ऑफ हापुड़ आर मोर स्वीट देन दिल्ली, तो भाई दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए। और बत्ती क्या कहती है कि जो हापुड़ के आम हैं, एक आम नहीं, हापुड़ के आम, बहुत सारे आमों की बात कर रहा है, वो दिल्ली से ज्यादा मीठे हैं। तो भाई बात तो बिल्कुल गलत कर दी, एक तरफ आम ले रहे हो एक तरफ दिल्ली ले रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। समझ रहे हो ना? हापुड़ के आमों का दिल्ली से क्या लेना देना? दिल्ली के भी तो आम ही होने चाहिए, तभी तो कंपैरिजन बनेगा। समझ रहे हैं भाई? तो इसी वजह से सेंटेंस मेरा कैसा हो गया भैया? गलत हो गया। पर सर क्वेश्चन मेरा ये उठा कि जी सही कैसे करें? तो भैया सही तुम्हें कुछ नहीं देखना, बस सीधी सी बात देखो। बात किसकी हो रही थी? हापुड़ के आमों की बात हो रही थी भैया। हापुड़ के किसकी बात हुई? आमों की। किसी एक आम की नहीं हुई, बहुत सारे आमों की बात कर दी आपने। तो मतलब बात किसकी कर दी? प्लूरल की कर दी। और प्लूरल के बीच में अगर, मतलब कहने का क्या है कि अगर किन्हीं दो प्लूरल टर्म्स के बीच में कंपैरिजन हो जाए तो किसका यूज होता है देन के बाद? दोज ऑफ का। याद आ रहा है ना? तो किसका यूज होगा? दोज ऑफ का। तो सेंटेंस को सही कैसे कर सकता हूं कि इस देन के बाद में मुझे यूज करना होगा देन दोज ऑफ दिल्ली। फिर मेरा सेंटेंस भैया कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? सेंटेंस समझ में आया, क्वेश्चन भी समझ में आया। और एग्जाम्पल लो, मजा आ जाएगा। ठीक है जी, देखो और एग्जाम्पल भाई। एग्जाम्पल नंबर 3 देता हूं। मैंने बोला कि दी पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर मोर इंडस्ट्रियस
रहा हूँ इंडिया के ज्यादा। हाँ देखो ठीक है जी, चलो एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं बोलता हूँ द पीपल ऑफ इंडिया आर सॉरी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर मोर इंडस्ट्रियस देन इंडिया। बात को समझना भाई, बात किसकी कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया के पीपल की, ऑस्ट्रेलिया के पीपल की, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो भारत से ज्यादा इंडस्ट्रियस है, समझ रहे हैं? सबसे पहले एक बात समझ लो, ये जो वर्ड आ रहा है ना इंडस्ट्रियस, बहुत फेवरेट वर्ड है एसएससी का। इस इंडस्ट्रियस वर्ड का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है जी। कठिन परिश्रमी जो होते हैं, मेहनती लोग जो होते हैं, उनको बोला जाता है इंडस्ट्रियस, ठीक है। इसका मतलब गलती से भी उद्योगपति या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसका मीनिंग इसका नहीं है भाई, ठीक है ना, तो ध्यान रखो। इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो भाई ये कह रहा है कि द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो भारत से ज्यादा कठिन परिश्रमी है या फिर मेहनती हैं। अब एक बात बताओ भाई, ऑस्ट्रेलिया के लोग भारत से ज्यादा कैसे हो जाएंगे भाई? भारत के लोगों से ज्यादा हो सकते हैं ना, तो कंपैरिजन में तो फॉल्ट है भाई, तो सही भी करना पड़ेगा। अब सही कैसे हो? तो देखो भाई, यहां बात हुई पीपल की। पीपल का मतलब आपसे भी जानते हैं लोग, इट्स मींस प्लूरल टर्म की बात हो रही है। पर्सन होता तो सिंगुलर होता, लेकिन पीपल इट्स मींस प्लूरल है। अब भाई अगर ये प्लूरल है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा इस देन के बाद में? दोज ऑफ का। किसका यूज करना पड़ेगा? देन दोज ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? तो सही सेंटेंस क्या बनेगा कि द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर मोर इंडस्ट्रियस देन दोज ऑफ इंडिया। बात समझ गए? तो यहां पर आप देन के बाद में किसका यूज करेंगे? दोज ऑफ का। क्यों करेंगे? क्योंकि दो प्लूरल टर्म्स के बीच मेरा कंपैरिजन हो रहा है। बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ता हूं और एग्जांपल्स देता हूं, बात बिल्कुल क्लियर करके छोड़ूंगा। देखो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बोला कि द डोर ऑफ माय हाउस इज स्ट्रोंगर देन योर्स। ठीक है जी, मैंने बोल दिया कि द डोर ऑफ माई हाउस इट्स मीन्स मेरे घर का दरवाजा भैया तुम्हारे घर से ज्यादा स्ट्रोंग है। समझना मतलब मजबूत है। अब आपने यहां पर बात देखी होगी, सबसे पहले तो इस योर्स को समझ लो भाई। समझ रहे हैं? यहां पे योर्स मैंने लगा दिया, तो ये पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया हूं। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बड़ा बढ़िया बताया था लास्ट वीडियो में, तो अगर नहीं देखी तो भाई देख लेना। ग्रामर में एक एक वीडियो में बड़ी दमदार चीज ला रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा जिस दिन पेपर देने जाओगे। कहोगे कि हाँ भैया ने कुछ मेहनत की थी, ठीक है ना। और भाई अगर पेपर दे के आओ और बढ़िया सा पेपर चला जाए इंग्लिश का, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मेरे दिल को शांति मिल जाएगी, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो भैया योर्स आ रहा है, इस योर्स का मतलब क्या? तो भाई ये योर्स है पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन किसके बराबर होता है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बराबर। कहने का मतलब है अगर कहीं पर पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन लिखा हुआ है मेरे भाई, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? पजेसिव प्रोनाउन लिख सकते हो। तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव इसका क्या बनेगा? तो भाई इसका पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा योर। भाई यू ही तो है, तो यू का योर होता है। अब यहाँ नाउन आ रहा है, तो नाउन कौन सा आता है? जो रिपीट होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा था, समझ रहे? तो यहाँ हाउस आ रहा था, तो यहाँ पर बात कर रहा है योर हाउस। तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है सेंटेंस में कि द डोर ऑफ माई हाउस इज स्ट्रोंगर देन योर हाउस, कि जो मेरे घर का दरवाजा है वो तुम्हारे घर से मजबूत है। एक बात बताओ भैया, मेरे घर की किसकी बात हो रही है? दरवाजे की। तो दूसरे के घर के भी क्या होना चाहिए? दरवाजा होना चाहिए, ना कि पूरा घर। बात समझ रहे हैं ना कि उसका पूरा घर थोड़ी आ जाएगा, उसका भी दरवाजा होना चाहिए। तो इसी वजह से भाई कंपैरिजन गलत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस देन के बाद कुछ ना कुछ लफड़ा करना पड़ेगा। अब लफड़ा कैसे करना है? तो यहाँ देखो बात किसकी भाई? डोर की। मतलब कैसा था? सिंगुलर। तो क्या यूज करना पड़ेगा? दैट ऑफ। तो यहाँ पर इस देन के बाद मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? देन दैट ऑफ योर्स। आई बात समझ में भैया? नहीं आई तो यहाँ पर क्या आएगा? देन दैट ऑफ योर्स। जैसे कि और एग्जांपल देखो, मैं आपसे नॉर्मल से एक बात कर दूं कि दी होटल्स ऑफ पटना, एक एग्जांपल दे रहा हूं बेसिक सा, ओरली दे रहा हूं, लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, कि दी होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन दिल्ली। ठीक है जी, बात को एक बार फिर से सुनो कि दी होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन दिल्ली। बात सुन ली ना? अब सुनो मेरी बात हिंदी में। पटना के होटल दिल्ली से ज्यादा लग्जरियस है। अब भाई दिल्ली से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? दिल्ली के होटल्स से ज्यादा तो पॉसिबल है, तो इट मींस कंपैरिजन का फॉल्ट हुआ। तो सही कैसे करोगे? पटना के होटल्स, मैंने बोला था दी होटल्स, तो होटल्स प्लूरल की बात हो रही है,
तो क्या करना पड़ेगा, देन के बाद यूज करना पड़ेगा दोज ऑफ का। कैसे यूज होगा कि दी होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन दोज ऑफ दिल्ली। बात समझ में आ गई भाई। तो ये था छोटा सा आज का मेरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट, और आई होप भाई समझ में भी आया होगा। और यहां से क्वेश्चन भाई एक जरूर निकलेगा आपके सभी एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो बढ़िया से इसके नोट्स बना के एक दो बार इसको बार बार पढ़ लेना, मतलब रिवाइज कर लेना, जिससे कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको डाउट ना रहे, ठीक है जी। चलो तो भाई, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे कि जो इंग्लिश की क्रांति मैं अपने लाना चाहता हूं उस क्रांति में हर कोई मेरा भाई पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।